Hello and welcome to Praxtra classes. This video is part 2 of the series of videos on French Revolution for class 9th history textbook. In the previous part or in the previous video, what we discussed was the situation in Paris on 14th of July 1789. Then we also looked at the French society during the late 18th century and the struggle to survive. Now, in this part 2 of the series of the videos on French Revolution, we are going to read about the growing middle class, the philosophers like John Locke, Montesquieu, etc. Then the outbreak of the revolution. Then France becomes a constitutional monarchy, and we are going to understand the symbols that were used by the revolutionaries, to propagate the ideas of nationalism and liberty in France. So let's begin. A growing middle class emphasizes an end to privileges. ग्रोइंग मिडिल क्लास, अब ये ग्रोइंग मिडिल क्लास क्यों टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है? क्योंकि ये जो मिडिल क्लास था ये नया पैदा हुआ था सोशल हायरार्की में या सोशल ऑर्डर में। पहले मिडिल क्लास एग्जिस्ट नहीं करता था। पहले वही थ्री एस्टेट्स हुआ करते थे, और ये मिडिल क्लास के लोग उसी थर्ड एस्टेट में से जो लोग डेवलप हो गए थे, एजुकेटेड हो गए थे और उन्होंने बिजनेस वगैरह करके अपने आप को डेवलप कर लिया था, उन लोगों को ही यहाँ पे मिडिल क्लास के नाम पर से रेफ़र किया जा रहा है। यहाँ पे एक टर्म आया है एनविसेज। इसको हमें समझ लेना ज़रूरी है। एनविसेज का मतलब होता है टू इमेजिन और एक्सपेक्ट समथिंग इन द फ्यूचर। तो कोई फ्यूचर में किसी चीज़ की उम्मीद करना, उसी को एनविसेज बोलते हैं। और किस चीज़ की उम्मीद ये लोग कर रहे थे? ये लोग उम्मीद कर रहे थे उन प्रिविलेजेस के ख़त्म होने की। जो नोबिलिटी और क्लर्गी को स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए थे जन्म के आधार पे, उसको ख़त्म करने की इनकी या ख़त्म होने की इनको उम्मीद थी। So let's read the chapter paragraph word by word and understand the meaning of it. In the past, peasants and workers had participated in revolts against the increasing taxes and food scarcity. तो पहले भी आंदोलन हुए थे इस प्रकार के, जिसमें खाने पीने की वस्तुओं की कमी को लेकर के या टैक्सेस के बढ़ने को लेकर के हुए थे आंदोलन। लेकिन but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. लेकिन इन सभी आंदोलनों का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं बन पाया, या कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हो पाया, या एक सामूहिक आंदोलन नहीं बन पाया। कारण ये कि कोई नेतृत्व नहीं था, कोई लीड करने वाला नहीं था, और कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं था इन लोगों का। तो और कभी ये इतने बड़े स्केल पे नहीं हो पाया कि वो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में कोई बदलाव ला सके। This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. तो ये जिम्मेदारी उन लोगों के कंधों पे आ गई, खास करके थर्ड एस्टेट के उन लोगों के कंधों पर जो लोग थोड़े बहुत जो लोग पढ़े लिखे थे और जिनको नए आइडियाज़ के बारे में जानकारी थी। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class. जैसा कि मैं पहले समझा चुका हूँ कि मिडिल क्लास किनको बोला गया। They earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were exported or bought by the richer members of the society. तो ये लोग जो काम करते थे पहले भी, जिस प्रकार का काम करते थे, उसी काम को इन्होंने बहुत बढ़ा लिया, यानी उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट कर ली। स्पेशली ओवरसीज ट्रेड, जो विदेश से जो व्यापार शुरू हुआ, उससे इन्होंने काफ़ी एडवांटेज लिया। और फ्रांस की जो कॉलोनीज़ थी, वहाँ पे जब सामान जाता था बेचने के, तो ये लोग वहाँ भी ये लोग उसमें उस ट्रेड में हिस्सा लेते थे, जिससे काफ़ी मुनाफा इनको होता था। In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professionals such as lawyers or administrative officials. तो इन व्यापारियों के अलावा जो लोग इस ग्रुप में आते थे वो थे पढ़े लिखे लोग, जैसे कि लॉयर्स, डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। ठीक है। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. और ये सारे इस बात को मानते थे, इस बात को स्वीकार करते थे और इस बात में बिलीव करते थे कि सोसाइटी के अंदर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसको कि
जन्म के आधार पर कुछ खास प्रिविलेजेस मिले या स्पेशल प्रिविलेजेस मिले। रादर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि जबकि बल्कि ये होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक जो स्थिति है वो इस बात पे निर्भर करनी चाहिए कि वो कितना काबिल है, यानी उसकी काबिलियत पे होना चाहिए। These ideas emphasizing, these ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean Jacques Rousseau। तो ये आइडियाज़ जो है फ्रांस की सोसाइटी में बेस्ड ऑन freedom and equal laws and opportunities for all were propagated or were put forward by philosophers such as John Locke and Jean Jacques Rousseau। तो ये कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनको समझना, इनको जानना कि ये कौन थे ये लोग और इन्होंने कौन कौन से आइडियाज़ जो है प्रोपोगेट किए थे या प्रपोज किए थे। In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right। तो इन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया। डिवाइन राइट किसका था? मोनार्क का था। राज करने का जो अधिकार था, डिवाइन राइट को बोला जाएगा हिंदी में दैवी अधिकार। जो राज करने का जो परंपरा थी वो ये थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। तो ये डिवाइन राइट जो थी उसी पर जॉन लॉक ने सवाल खड़े किए कि ये क्यों और किस अधिकार से। जॉन लॉक का ये कहना था, ये मानना था कि इस तरह से नहीं होनी चाहिए, बल्कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए जनता के बीच के लोगों को सरकार बनाना चाहिए। रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, और रूसो ने इस आइडिया को कैरी फॉरवर्ड किया। प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और उन्होंने क्या प्रपोज किया? रूसो ने प्रपोज किया कि एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जिसकी आधारशिला उस सामाजिक गठबंधन पर होनी चाहिए या उस सामाजिक समझौते पर होना चाहिए जो कि जनता और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच होती है। In the spirit of laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary। और स्पिरिट ऑफ लॉज नामक की एक किताब में मॉन्टेस्क्यू ने, जो एक और फिलोसोफर थे, उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया कि जो पावर्स हैं वो एक आदमी के हाथ में ना रख करके बल्कि उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में। This model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain। और यही मॉडल पे जो सरकार बनाई गई थी अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ में, जब उन्होंने ब्रिटेन से अपनी आज़ादी हासिल कर ली थी, उसके बाद जो उनके यहाँ सरकार स्थापित की गई थी वो इसी आधार पर थी, यानी उसमें डिवीज़न ऑफ पावर्स हुआ था द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच। The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France। और फ्रांस के जो फिलोसोफर्स थे या जो विचारक थे, राजनीतिक विचारक, उनके लिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें जो गारंटी दी गई थी राइट्स की, वो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था इन लोगों के लिए। The idea of these philosophers were discussed intensively in saloons, in coffee houses and spread among people through books and newspapers। तो ये जो आइडियाज़ थे फिलोसोफर्स के, ये चर्चित हुए और इनको हर जगह डिस्कस किया जाने लगा। जनता इस पे डिस्कशन करती थी सैलून्स में, यानी जहाँ पे बाल कटवाने आप लोग जाते हैं, कॉफ़ी हाउसेस में, जहाँ भी लोगों की गैदरिंग होती थी, तो ये जो है मुद्दा बन जाता था और इसी मुद्दे पे लोग आपस में बात करते थे। और इसको जो फैलाया गया या जो स्प्रेड हुआ ये, वो थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write। और जो पढ़ नहीं सकते थे, जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई और था ये थी कि इन चीज़ों को या इन आइडियाज़ को ज़ोर ज़ोर से सुना के सबको पढ़ा जाता था ताकि सबके समझ में आ जाए। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state government, of the state generated, I'll repeat this. The news that Louis XVI planned to impose further taxes
to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. और जब लोगों ने ये खबर सुनी कि जो सरकार है, जो राजा है, वो टैक्सेस बढ़ाने जा रहा है, और किस लिए, कैसे, ताकि वो सरकार के जो खर्चे हैं, ऊल जरूल जो खर्चे हैं, उनको मीट करने के लिए टैक्सेस बढ़ा रहा है, इसने क्या किया, लोगों के अंदर गुस्सा और विरोध जो है को और प्रबल कर दिया, गुस्से और विरोध को और प्रबल कर दिया। और स्पेशली ये जो प्रिविलेजेस वाला सिस्टम था कि सिर्फ उनको, उनके ऊपर पूरा भार था देश का, थर्ड एस्टेट के ऊपर सारा टैक्स उन्हीं से वसूल किया जाता था, तो ये उनका गुस्सा जो है इसके खिलाफ बढ़ गया। Now, outbreak of revolution. Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learnt in the previous section. तो previous section में आपने पढ़ा कि किस तरह से या क्या मजबूरी थी लुई XVI के सामने, क्यों उसको टैक्स बढ़ाना पड़ा था, ये हमने previous section में पढ़ लिया। in France of the old regime term मैंने पहले भी समझाया था। old regime का मतलब वो पुरानी व्यवस्थाएं जो फ्यूडलिज्म का, मोनार्की का और जो बाकी जितनी व्यवस्थाएं पुराने टाइम पे चलती थी, उसको ही ओल्ड रिजीम हम बोलते हैं। So in France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. तो राजा की अकेले की इच्छा से नए टैक्सेस या टैक्सेस बढ़ाने का अधिकार राजा को नहीं था पुरानी व्यवस्था के तहत, यानी परंपरा ऐसी फ्रांस में नहीं थी। Rather, he had to call a meeting of the Estates General, which would then pass his proposals for new taxes. तो उसके जो परंपरा थी फ्रांस में वो यही थी कि राजा को जो है एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी एस्टेट्स जनरल की। वो एक बॉडी थी जहाँ पे लोग आते थे, जहाँ पे हर समुदाय से या हर एस्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे, और वहाँ पे मीटिंग होती थी और डिस्कस होता था। उसके बाद जो प्रपोजल्स राजा देता था टैक्सेस के, उनको भले वो पास करें या उसको फेल करें, लेकिन ये सिस्टम यही था। The Estates General was a political body to which the three estates sent their representatives. ये मैं आपको समझा चुका हूँ। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done in 1614. और राजा ही एक ऐसा व्यक्ति था या उसके पास ही सिर्फ ये अधिकार था कि वो इस मीटिंग को बुलाए, और लास्ट मीटिंग जो हुई थी एस्टेट्स जनरल की वो 1614 में हुई थी। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the Estates General to pass proposals for the new taxes. तो 5th May 1789 को लुइस 16 ने मीटिंग बुलाई। A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. तो एक भव्य हॉल को तैयार किया गया इन रिप्रेजेंटेटिव्स को होस्ट करने के लिए। The first and the second estate sent 300 representatives each, who were seated in the rows facing each other on two sides. तो पहले और दूसरे ग्रुप से या पहले और दूसरे एस्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए, और ये उस हॉल में एक दूसरे के सामने बैठे कुर्सियों पर। While the 600 members of the third estate had to stand at the back. और जो 600 मेंबर्स थे जो कि थर्ड एस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको कुर्सियां भी नहीं मिली, उनको पीछे खड़ा होना पड़ा लोगों के। द थर्ड एस्टेट वॉज रिप्रेजेंटेटिव बाई इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। पेजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। थर्ड एस्टेट को ट्रीटमेंट यहाँ भी अच्छी नहीं मिली, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा रहना पड़ा। दूसरा चीज़ ये थर्ड एस्टेट्स के बारे में कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो ज़्यादातर प्रॉस्परस यानी अमीर लोग थे और एजुकेटेड मेंबर्स थे। तो सामान्य जो आम जनता थी फ्रांस की थर्ड एस्टेट वाली, वो नहीं थे, ये लोग मिडिल क्लास वाले थे। पेजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। और इन लोगों को तो एंट्री ही नहीं मिली, पेजेंट्स को, साधारण लोगों को और महिलाओं को तो बिल्कुल एंट्री नहीं मिली। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. लेकिन उनकी जो मांगे थी वो 39,000 चिट्ठियों में थी जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स अपने साथ लेके आए थे। Voting in the Estates General in the past had been conducted according to the principle that each estate had one vote. पहले जो वोटिंग होती थी या पहले जो चलता था सिस्टम, उस सिस्टम के तहत हर ग्रुप के पास या हर स्टेट एक वोट होता था, और इसी परंपरा के तहत
This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice. और लुइस 16 चाहता था कि उसी प्रक्रिया से, उसी परंपरा के हिसाब से जैसा पहले होता आया था, उसी तरीके से इस बार भी वोटिंग हो. But the members of the third estate demanded that voting now be conducted by assembly as a whole, where each member would have one vote. लेकिन जो थर्ड एस्टेट था, पढ़ा लिखा स्टेट था, उन्होंने ये बोला, थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये कहा नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए. पूरे जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, उन सब को एक असेंबली मान करके, और हर आदमी को जो है एक एक वोट का अधिकार होगा और उस हिसाब से वोटिंग होगी. This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. तो ये वो एक उनमें से एक प्रिंसिपल है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रिंसिपल है, जो रूसो ने अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी. वन मैन वन वोट. When the king rejected this proposal, members of the third estate walked out of the assembly in protest. जब किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सबको एक एक वोट का अधिकार नहीं मिल सकता, तो ये लोग थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ये लोग वॉकआउट कर गए वहाँ से, असेंबली से ये लोग वापस वॉकआउट करके बाहर निकल गए. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड एस्टेट व्यूड देमसेल्व्स एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन. जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड एस्टेट के, ये अपने आप को पूरे फ्रांस का प्रवक्ता या पूरे फ्रांस का प्रतिनिधि मानने लगे और ये समझने लगे अपने आप को. On 20th of June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. तो वर्सेल्स शहर में एक टेनिस कोर्ट था, इंडोर टेनिस कोर्ट, वहाँ उस मैदान में ये लोग इकट्ठा हुए. They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they have drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. और इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और ये प्रतिज्ञा करी या शपथ ली कि हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक कि हम फ्रांस के लिए एक संविधान का निर्माण न कर लें और उस संविधान के हिसाब से जो राजा है उसका जो पावर्स हैं उसको लिमिट किया जा सके. They were led by Mirabeau and Abicius. Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privileges. Mirabeau जो है नोबिलिटी से बिलोंग करते थे, उनकी पैदाइश नोबिलिटी वाली फैमिली में हुई थी, लेकिन वो इस बात से सहमत थे कि जो सोसाइटी है वो फ्यूडल प्रिविलेजेस से रहित होनी चाहिए, यानी वहाँ पे फ्यूडल प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए. He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles. तो वो एक मैगजीन टाइप की भी कुछ निकालते थे और साथ ही साथ वो बहुत अच्छा स्पीच देते थे और जो जनता वहाँ पे इकट्ठा थी उनको वो बहुत ज़बरदस्त स्पीच देते थे वर्साइल्स में. Abicius, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate. Abicius जो थे उन्होंने एक पैम्पलेट निकाला था और उस पैम्पलेट में उन्होंने What is the Third Estate के बारे में सारा कुछ लिखा था. While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with political turmoil. जब ये लोग संविधान बना रहे थे नेशनल असेंबली वाले, तब पूरे फ्रांस में जो है वो उथल पुथल मची हुई थी. A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. एक कड़ाके की ठंड पड़ी उस साल और उसका मतलब ये होता है, कड़ाके की ठंड का मतलब आपकी जो फसल है जो खेतों में लगी है, जो खेतों में लहलहा रही है, वो बर्बाद हो जाती है और वो एकदम बेकार हो जाती है, जिसकी वजह से खाने पीने के सामानों की कमी हो जाती है. और कमी होने के बाद आपको पता है क्या होने वाला है कि प्राइस ऑफ ब्रेड रोज़, यानी खाने पीने की वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए और बेकरी वाले जो ब्रेड्स बनाते थे ये लोग उस मौके का फ़ायदा उठाते थे और जमाखोरी करने लग जाते थे कि जब महंगा होगा तब बेचेंगे. आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, crowds of angry women stormed into the shops.
और बहुत देर इंतज़ार, लंबी लाइन में खड़े रहने के बाद जब उनको ब्रेड नहीं मिलता था औरतों को, तो उन्होंने क्या किया, बेकरी वाली दुकानों को तोड़ फोड़ करके उसके अंदर घुस गए और लूट लिया। इन घटनाओं के बाद राजा जो है वो उसने ऑर्डर दे दिया ट्रूप्स को टू मूव इनटू पेरिस। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस ऑन 14th of July. The agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक ग्रुप जो है वो अलग हो करके बैस्टिल फोर्ट पे जाके उसने हमला किया और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। Now in the countryside, यानी जो ग्रामीण इलाके थे, in the countryside rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. तो गांव की साइड में जो है ये अफवाह उड़ गई कि जो लॉर्ड्स हैं, यानी जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किराए पर कुछ लोगों को हायर किया है और वो क्या करेंगे, वो जो है जा करके खेतों में जितने भी खड़ी फसल है उसको बर्बाद कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked Chatiks. तो इस डर के मारे कि कहीं उनकी फसलें जो है वो बर्बाद ना हो जाएं, ख़राब ना हो जाएं, जितने भी मज़दूर थे, किसान थे, उन्होंने जो है अपने अपने फावड़े, बेलचे वगैरह उठाए और उनको ले करके पहुंच गए कासल पे, जो फ्यूडल लॉर्ड का जो कासल था उस पर उन्होंने अटैक कर दिया। दे लूटेड होडेड ग्रेन, और जो वहाँ पे जमा खोरी करके रखा गया जो खाना अन्न था उसको उन्होंने लूट लिया। और एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेनोरियल ड्यूज, और उन सारे खाता बही जितना भी था वहाँ पे जिसमें ये हिसाब किताब लिखा हुआ था कि किसके ऊपर कितना बाकी है, वो सब उन्होंने जला दिया। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. So बहुत सारे के सारे लगभग जितने भी नोबल्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वो वहाँ से भाग गए और बहुत सारे तो देश छोड़ के ही चले गए। Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. जो अब चूंकि लुइस 16 से मामला संभल नहीं रहा था और जनता जो है सड़कों पर विद्रोह कर रही थी और विद्रोह और उग्र होता जा रहा था, तो लुइस 16 ने फाइनली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी कि हाँ भाई ठीक है, आप नेशनल असेंबली बन गए और आप जो है जनता को रिप्रेजेंट करोगे। और इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि जो उसके पावर्स हैं, राजा के जो पावर्स हैं, वो अब से कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर उसको वो शासन कर सकेगा। On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. 4 अगस्त को जो असेंबली थी, नेशनल असेंबली, वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने एक डिक्री या एक ऑर्डर पास कर दिया कि जो फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस था उसको ख़त्म कर दिया गया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, और जो चर्च वगैरह जो क्लर्गी जो स्टेट था उसके जो मेंबर्स थे उनको भी मजबूर किया गया कि वो जो अपने प्रिविलेजेस हैं जो उनको मिलते हैं स्पेशल, वो अपना दे दें, वापस कर दें सरकार को, या वो उनको जब्त कर लिया गया। टिथिस वर अबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड। तो जो टिथिस टैक्स था जो चर्च लेती थी उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया, और जितनी भी ज़मीनें वगैरह चर्चों के पास थीं उस सब को जब्त कर लिया गया। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरेज। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सरकार ने लगभग 2 बिलियन लिवरेज के वैल्यू का जो ज़मीनें थीं या लैंड था या एसेट था उसको जब्त कर लिया। नाउ फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब मोनार्की हम जानते हैं राजा महाराजाओं का राज, कॉन्स्टिट्यूशन हम जानते हैं संविधान। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या चीज़ होती है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो चीज़ है जिसमें जो राजा महाराजा तो रहेंगे ही रहेंगे,
और संविधान भी रहेगा, और दोनों को एक साथ मिलके चलना पड़ेगा। यानी राजा को संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आज भी इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहाँ की राजा या रानी जो है वो राज करते हैं और उनको संविधान के हिसाब से चलना पड़ता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहलाता है। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 में उन्होंने अपना ये कंप्लीट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, और उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि राजा के पावर को चेक किया जा सके, यानी उसको लिमिट किया जा सके। Now these powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions. तो एक आदमी के हाथ में पावर ना रहे, इसकी भी व्यवस्था की गई और ये पावर्स को डिवाइड किया गया अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जैसा हमारे देश में होता है, जैसा किसी भी लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, बिल्कुल वैसे ही किया गया। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और ये इस चीज़ ने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। और फिगर आपके सामने जो स्क्रीन पर आ रही है और आपके बुक में भी है, पेज नंबर 10 पर, वो आपको बताएगी या वो आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से वहाँ पे जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी या जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो वहाँ किस तरह से, नया वाला पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे पैसिव सिटीजन्स हैं, सबसे नीचे का जो बॉक्स है वो पैसिव सिटीजन्स था। अभी हम ये एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स पढ़े नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, पैसिव सिटीजन्स वो लोग कहलाते हैं जिनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता, वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और किस आधार पे उनको वोटिंग का आधार नहीं मिलता है ये हम आगे पढ़ेंगे। एक्टिव सिटीजन्स वो हैं जिनको वोटिंग का अधिकार है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चुनते हैं इलेक्टर्स को। 4 मिलियन के करीब जो है वो एक्टिव सिटीजन्स थे, और वो मिल करके 50,000 इलेक्टर्स को चुनते थे, और ये 50,000 इलेक्टर्स फिर नेशनल असेंबली में जो जाने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनते थे, और उसकी संख्या थी 745 मेंबर्स। ठीक है, और ये असेंबली कहलाती थी लेजिस्लेचर, और यही लेजिस्लेचर जो है कानून बनाता था और मिनिस्टर्स और जितने राजा वगैरह हैं उन सबको कंट्रोल करते थे। ठीक है, राजा के पास वीटो पावर था, यानी राजा चाहता तो किसी कानून को रोक सकता था, ये उसके पास वीटो पावर था। और एक सबसे साइड में आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड आपको जुडिशरी दिख रहा होगा। ये जुडिशरी एक अलग इंस्टीट्यूशन था, और ये भी जनता के द्वारा ही चुना जाता था, और ये लोग इन दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर या किसी भी प्रकार का विवाद जब उत्पन्न होता था, जो जुडिशरी ही उसका फैसला करता था। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। The Constitution of 1791 vested the powers to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. तो संविधान ने ये सुनिश्चित किया कि जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो नेशनल असेंबली के पास रहेगा। ठीक है, और ये नेशनल असेंबली इनडायरेक्टली चुनी जाती थी, यानी जनता डायरेक्टली नहीं चुनती थी, वो जैसा कि इस ऊपर वाले चित्र में बना हुआ है आपको दिख रहा होगा, उस तरह से चुना जाता था। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स who in turn chose the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of laborer's wage were given the status of active citizens. तो यहाँ पे डिफाइन किया है एक्टिव सिटीजन्स क्या होते हैं। वो इसके हिसाब से एक्टिव सिटीजन्स वो लोग हैं जो 25 साल के ऊपर की उम्र है उनकी, मैन। ठीक है, मैन, आदमी, औरत नहीं। ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, और वो लोग जो टैक्स पे करते थे इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज। तो लेबरर जितना कमाता था 3 दिन में, उसके बराबर के अमाउंट का अगर वो लोग टैक्स पे करते थे तो उनको वोटिंग का अधिकार मिलता था, और उनको एक्टिव सिटीजन्स बोला जाता था। ओके, द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वे क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स, और बाकी जो बचे थे उनको पैसिव सिटीजन्स के नाम से जाना जाता था। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, यानी कि अगर आपको चुनाव जीतना है, इलेक्टर भी बनना है, एंड देन एज अ मेंबर ऑफ असेंबली, और असेंबली का मेंबर बनना है, अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ द टैक्स पेयर्स। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक आधार पे था, जो जितना टैक्स देता था
उसी को फ़ायदा मिलता था। मतलब इस सिस्टम में ये था कि उनको ही चुने जाने का अधिकार था, यानी वही चुनाव में खड़े हो सकते थे और वही लोग जीत सकते थे या वहाँ तक जा सकते थे, नेशनल असेंबली तक। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। अब ये संविधान की शुरुआत, जैसे हमारे यहाँ भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर आप देखोगे तो उसका जो पहला है वो प्रियम्बल है, और प्रियम्बल के बाद जो है वो बाकी चीज़ें आती हैं। लेकिन जो इनका संविधान था ये शुरू ही हुआ था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। Rights such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law, were established as natural and inalienable rights. ये नेचुरल राइट्स की तरह ट्रीट किए गए फ्रांस के उस संविधान में, और ये कहा गया कि ये वो राइट्स हैं जो हम इंसानों से छीन नहीं सकते या इनको छीना नहीं जा सकता। इनएलिएनेबल राइट्स, इनको छीना नहीं जा सकता, और ये हर आदमी का अधिकार है कि उसके पास राइट टू लाइफ हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन हो और इक्वालिटी बिफोर लॉ। पैराग्राफ ये भी कहता है कि ये जो अधिकार हैं ये बाय बर्थ हर इंसान को मिलते हैं और ये उनसे छीना नहीं जा सकता, और ये सरकार की ड्यूटी है, द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स, और वो हर सिटीज़न के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का उसका ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है। तो ये था सेक्शन आपका फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब ये जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स इन मैन एंड सिटीजन, ये विवादित भी था, इसमें कुछ विवाद भी उत्पन्न हुआ था। तो उसका एक उदाहरण जो है यहाँ पे दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, और सोर्स बी अगर आप देखें तो यहाँ पे जॉन पॉल मरात के बारे में दिया हुआ है। द रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जॉन पॉल मरात commented in his newspaper, The Friend of the People, that was the name of the newspaper, on the constitution drafted by the National Assembly। और इन्होंने अपनी टिप्पणी दी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में था उसके बारे में। The task of representing the people has been given to the rich। पहले पॉइंट में ही वो ये बोलते हैं, पहले लाइन में ही, कि जो जिम्मेदारी दी गई है लोगों का प्रतिनिधित्व करने की, वो किसको मिली है? वो पैसे वाले लोगों को मिली है, अमीर लोगों को मिली है। The lot of poor and the oppressed will never be improved by peaceful means alone। और वो ये कह रहे हैं कि जो स्थिति है गरीबों की या जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है, वंचितों की, उनकी स्थिति कभी भी नहीं सुधरेगी, कभी भी नहीं सुधरेगी इस रास्ते से। Here we have absolute proof of how wealth influences the law। और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये प्रूफ है कि जो पैसा है वो किस तरह से कानून को प्रभावित करता है, कानून को तोड़ता है, मरोड़ता है और उसको अपने हिसाब से निर्धारित करता है। Yet laws will last only as long as the people agree to obey them। और वो कह रहे हैं कि ठीक है, कानून आपने बना दिया, कानून तब तक ही रुकेगा या कानून तब तक ही टिकेगा जब तक जनता इस बात के लिए सहमत होगी कि हाँ हमको इसका पालन करना है। And when they have managed to cast off the yoke of the aristocrats, they will do the same to the other owners of the wealth। और अब वो ये कह रहे हैं कि जब वो जनता जो है या जो आंदोलनकारी है वो इन एरिस्टोक्रेट्स को बाहर निकाल देंगे या हटा देंगे या ख़त्म कर देंगे, उसके बाद वो वही करेंगे, वो चीज़ जो है, वही सेम चीज़ जो है वो पैसे वालों के साथ करेंगे, यानी पूंजीपतियों के साथ करेंगे। तो ये थे जॉन पॉल मरात। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर, और इनके जो व्यूज़ थे ये उसके ऊपर आ जाता है। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये है कि the French constitution which was drafted in 1791 was beset with contradictions। यानी इसमें कुछ लेकिन था जिस पे लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियाँ या अपने अपने विचार रखे थे। सोर्स सी आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, ये आपकी बुक में है, आप देख सकते हैं। इसमें सारे पॉइंट्स हैं जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न है। इसमें वही बातें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेम राइट्स के बारे में बात की गया है और किस तरह से
क्या चीज़ें होनी हैं, इसके बारे में इसमें डिस्कस किया हुआ है। लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो जो हमने जो वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम सिंबल्स को देखेंगे, तो आपके सामने अब स्क्रीन पर ये एक रेड कैप दिखाई दे रहा है। ये कैप कौन पहनता था? ये कैप वो लोग पहनते थे जो पहले गुलाम थे और अब आज़ाद हो गए थे। तो उसको बताने के लिए, उसको जताने के लिए कि वो आज़ाद हैं अब, वो लाल रंग का ये कैप पहनते थे, रेड फाइरिजियन कैप। देन यू सी द ब्रोकन चेन। अब ये चेन है, हथकड़ी टाइप की दिख रही है और ये टूटी हुई है। तो ये क्या सिंबलाइज करती थी? इट were used to fetter slaves. A broken chain stands for the act of becoming free. यानी ये भी फ्रीडम का जो है एक निशानी थी कि भाई फ्रीडम मिल गया, हमें हमें आज़ादी मिल गई हर चीज़ से। द बंडल ऑफ रॉड्स और फासेस, ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा। वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने प्रोपोगेट किया था कि भैया एक लकड़ी को तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर लकड़ियों का एक बंडल है तो उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये यूनिटी का सिंबल था। देन यू सी अ लेडी इन ब्लू एंड रेड कलर्ड क्लोथ्स। दिस was the symbol of France as a nation, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। उस टाइम पे क्या होता था कि कंट्री को पर्सोनिफाई किया जाता था, यानी उसका मानवीकरण किया जाता था, मानवीय रूप दिया जाता था। तो ये लेडी का नाम मैरियन है और ये पर्सोनिफाई करती थी फ्रांस एज अ नेशन को। तो इसके माध्यम से पहली तस्वीर जो आपको दिख रही है वो एक वाइट ड्रेस में लेडी है और उनके पंख हैं। तो ये पर्सोनिफाई करती हैं लॉ को, यानी कानून को। तो ये भी एक एलेगरी था और ये इसका मतलब ये था कि कानून का राज या कानून की देवी जिसको कहते हैं, न्याय की देवी। देन यू सी दी ट्रायंगल, और उसमें एक आँख आपको दिखाई दे रही है। द आई विद इन द ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। और शायद ये इससे ये बताने की कोशिश की जाती थी कि सूरज की रोशनी या ज्ञान के प्रकाश से अंधकार जो है वो दूर भाग जाएगा। स्केप्चा, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये अब पुराने ज़माने में आप जो यूरोपियन राजा महाराजा थे उनके हाथों में ये अक्सर आप देखा करते थे, ये वो है। देन यू सी अ स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल, और ये सिंबलाइज करता है इटर्निटी को, यानी कोई चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती उसको ये सिंबलाइज करता है। रिंग हैज़ नाइदर बिगिनिंग और एंड। देन फाइनली एक लॉ टैबलेट, एक टैबलेट आपको दिखता है, दैट दिस कॉल्ड लॉ टैबलेट। दिस लॉ इज सेम फॉर द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड आर इक्वल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। तो ये उस चीज़ को सिंबलाइज करता है इक्वालिटी। In the third part of the series, we will cover the third section, which is France abolishes monarchy and becomes a republic. Reign of Terror, जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का रेन ऑफ टेरर था। Then we will also read Did Women Have a Revolution? And finally, abolition of slavery. And the last section, which is the revolution and everyday life, and we will complete the chapter. Thank you so much for watching. Thank you so much for joining in, and please do not forget to like, subscribe and share our videos. Bye bye.
a lady in blue, white, red. These are the national colors of France, और यही उनके झंडे का भी कलर है. और उस टाइम पे नेशंस को पर्सोनिफाई लोग करते थे. तो ये पर्सोनिफिकेशन है फ्रांस एज अ नेशन का, और जो कि मैरियन के रूप में था, जिसे हमारे यहाँ मदर इंडिया है या भारत माता है, जो पर्सोनिफाई करती हैं भारत को. उसी तरह से मैरियन भी वहाँ की फ्रांस की जो है वो personification थी. Then you see another lady with wings, और ये wings का मतलब उड़ान भरना. तो ये भी एक personification था. और किस चीज़ का personification था? ये personification of law था, यानी कानून का personification. Then on your screens you see in a triangle you see an eye. The eye within a triangle radiating light. The all seeing eye stands for knowledge, यानी कि knowledge का प्रतीक था ये. The rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. तो जो लोगों को अज्ञानता थी, उस अज्ञानता को ये सूरज का प्रकाश जो है वो भगा देगा. यही वो सिंबलाइज करता था. देन यू सी द स्केप्चा विच इज़ अ सिंबल ऑफ द रॉयल पावर. आप देखोगे पुराने ज़माने की जो राजा महाराजा थे यूरोप के, वो ये अपने हाथ में रखते थे, तो ये उनका सिंबल था. देन यू सी अ स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग. और ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता था? दिस वॉज अ सिंबल ऑफ इटर्निटी, यानी कि जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती. अ रिंग हैज़ नाइदर बिगनिंग नॉर एंड, यानी उसकी कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं. तो यही इस चीज़ को वो सिंबलाइज करता था. देन इन फ्रंट ऑन योर स्क्रीन्स यू हैव द लॉ टैबलेट. द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल फॉर इट. ये सिंबल्स हम क्यों देख रहे हैं? ये सिंबल्स हम इसलिए देख रहे हैं कि अगला सेक्शन जो हम पढ़ेंगे उसमें ये सिंबल्स काफ़ी बार आएंगे, और इस सिंबल्स की मदद से ही जो फर्दर रेवोल्यूशन हुआ था वो कैरी आउट किया गया था. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की वाला सेक्शन पढ़ेंगे एंड बिकम्स अ रिपब्लिक. देन द रेन ऑफ टेरर जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का था, और क्या महिलाओं की भी क्रांति हुई थी? डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? एंड देन फाइनली द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी और द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, और फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. So thank you so much once again for joining us and watching our video. Please do not forget to like, subscribe and share our videos. Thank you.